अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, दिस इज़ आवर कोरोना अवेयरनेस एंड अलर्ट स्पेशल जो हम पूरे हफ्ते से कर रहे हैं, बल्कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कर रहे हैं। इस वक्त सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको शबानुल मुअज़्ज़म के चांद की मुबारकबाद। आज पहली शबानुल मुअज़्ज़म है, जिसका मतलब है कि कम अज़ कम 29-30 दिन के बाद हम रमज़ान को वेलकम करेंगे। इस महीने की अपनी हुर्मत है और अल्लाह ताला इसकी तकरीम के सदक़े हमारी इस मुश्किल को आसान करे, जो इस वक्त पूरी आलम इंसानियत के सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज बनकर सामने आई है। अच्छा, अगर हम अपने रवैयों पर नज़रसानी करें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें हमारे दीन ने भी सिखाई, और इसके अलावा भी कोड ऑफ एथिक्स, यानी अगर आप इस नई सिविलाइज दुनिया की भी बात करते हैं, हमारे DNA का, हमारे रहन सहन का हिस्सा होनी चाहिए थी, लेकिन हम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते थे। क्या इस वक्त पाकिस्तान को और पूरी आलम इंसानियत को इस वायरस से ज़्यादा हमारे अपने रवैये, हमारे जो समाजी रवैये हैं, हमारी अपनी जो जहालत है कि हमें अगर एक वार्निंग दी भी जा रही है तो हम उसको डिसरिगार्ड करते हैं, कवानीन हैं भी तो उसको पामाल करते हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, चाहे वो दीन हमें तदरीस करे या कानून कहे या हुकूमत कहे या रियासत करे, हमने किसी को सुनना ही नहीं है। हमारा ये एटीट्यूड है और शायद हमें आज इसका इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। आपको ज़रा टेलीविज़न स्क्रीन्स पे दिखाते हैं कि लॉकडाउन अनाउंस होने के बाद भी हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आ रही। पूरी दुनिया में इस वक्त लाखों लोग ज़ेरे इलाज हैं, हज़ारों लोगों की अमवात हो चुकी है, लेकिन आप ज़रा स्क्रीन पे ये मनाजिर देखिए कि सिंध में लॉकडाउन अनाउंस होने के दूसरे रोज़ भी ये कराची के रेलवे स्टेशन का हाल है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब काफ़ी तब्दीली आई है। जब ये इमेजेस मीडिया ने सबके सामने रखे तो जाहिर सी बात है मशीनरी दोबारा हरकत में आई, ज़्यादा सख्ती करनी पड़ी। लेकिन इस वक्त मेरे लिए जो सबसे बड़ा सवाल है कि मीडिया सारा वक्त आपसे यही बात कर रहा है, जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो इक़्तिदार में हैं, जो अथॉरिटी में हैं, वो अपनी तमाम तर मशीनरी को इस पे लगाए हुए हैं। डॉक्टर्स, जिनको मेरे ख्याल में खिराज तहसीन एक बहुत छोटा लफ्ज़ लगता है इस वक्त उनकी खिदमात के लिए। कल मुझे किसी ने बताया कि एक बहुत ही मशहूर अस्पताल ने अपील की लोगों से कि हमारे पास ब्लड डोनेशंस कम हैं, जितने हमारे पेशेंट्स हैं हमारे पास ब्लड कम है, प्लीज़ खून के अतियात दीजिए। वो जिस मोहल्ले में गए जहाँ ये ड्राइव हो रही थी, एक बंदे ने खून का अतिया दिया, दूसरे ने दिया, तीसरे ने फ़ौरन ऑब्जेक्शन जाहिर किया कि भाई मैं इस बिस्तर पे कैसे लेटूँ, मुझे क्या पता मेरे से पहले जो लेट के गया। बात उनकी बिल्कुल सही थी, लेकिन थिंक अबाउट इट, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज हैं, उनके भी ख़ानदान हैं, उनके भी प्यारे, उनके घर में भी बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, लेकिन इस वक्त वो आपकी फ़र्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। कल हमने ये मनाज़िर भी देखे कि चाइना से एक बहुत बड़ा कार्गो प्लेन आया जिसमें तमाम वो चीज़ें, वो गेयर मौजूद था जिसकी अब हमें कमी और किल्लत नज़र आने लगी है। हमारे हस्पतालों में इस वक्त अगर आप देखें, डॉक्टर्स के पास गेयर्स, गाउन्स, मास्क नहीं हैं। मुझे इस बात पे भी बड़ी हैरत हुई कि मेरे 2-3 दोस्तों ने अमेरिका से हमें कांटेक्ट किया और कहा कि जी लोग शिपमेंट के लिए तैयार हैं, ये चीज़ें मौजूद हैं, और अमेरिका जैसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी इस वबा इतनी तेज़ी से फैल रही है कि उनको खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। लेकिन मुनाफाखोरी जनाब आली ऐसा एक मर्ज़ है जिसके आगे कोरोना भी बेबस नज़र आता है। उन्होंने कहा हमारे पास चीज़ें मौजूद है, अगर कोई ऑर्डर प्लेस करना चाहे तो हम हाजिर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि चाहे आप सिंध की बात करें, GB की बात करें, पीपल आर वंडरिंग कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे अफसोस हो रहा है वो हमारे अपने रवैयों पे हो रहा है। इस वक्त जो लोग ऑन ड्यूटी हैं, हम यहाँ पे मौजूद हैं ताकि आप तक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ सके। इस वक्त 1022 नंबर हो चुका है टोटल कोरोना पेशेंट्स का जो ऑफिस सामने हम आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं जिन लोगों को आगे ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हमारे मुल्क में तालीम का लिटरेसी का बहुत बड़ा मसला है, तो जिस ज़बान में कहते हैं भाई, जितनी ज़बानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं उसमें ये मैसेज बार बार दिया जा रहा है। हम 24/7 अपनी जान की बाजी लगाकर लॉकडाउन से निकल कर आपके सामने लेके आ रहे हैं लेटेस्ट अपडेट्स। डॉक्टर्स एंड नर्सेज 24/7 की सर्विस कर रहे हैं, उन लोगों का इलाज कर रहे हैं जो पॉजिटिव है, यानी उनको तो खदशा भी नहीं है। आप और मैं तो ये बहस करते हैं ना कि किसी बैंक में ना चले गए, किसी हुजूम वाली जगह पे ना चले, शायद किसी को कोरोना हो, वो तो उनका इलाज कर रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं ऑलरेडी, उनकी खिदमात सामने हैं। इस वक्त जो आपकी गली मोहल्लों नुक्कड़ कोने पे हर जगह जो अथॉरिटीज़ वाले लोग खड़े हुए हैं, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, हमारी सिंध रेंजर्स हो या फिर पुलिस वाले हों,
उनके घरों में भी बच्चे हैं। देयर ऑल आउट देयर टू इंश्योर कि आप अपनी सिक्योरिटी, आप हिफाजती इकदाम को करें, जो बुनियादी एहतियाती तदाबीर हैं उनको अपनाएं, हुजूम में ना जाएं, अपने आप को, अपने नाक मुंह गले को ढांप कर निकलें, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज करें। लेकिन आप हैं कि सुनने का नाम नहीं ले रहे। हम किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम चाहते हैं कि लाखों हजारों में, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, यानी इस मुबारक महीने के सदके में हमें वो मनाजिर ना देखने पड़े? लेकिन अगर ये बोझ पड़ता है तो आज तो आप और मैं सिर्फ इसको एक सियासत का, इसको हमने अखाड़ा बनाया हुआ है ना। हम कह रहे हैं कि जी फलानी पार्टी ने अच्छा काम किया, वो लोग करते नहीं है, वज़ीर आज़म को ये डिसीजन लेना चाहिए था। लेकिन हम और आप क्या कर रहे हैं? क्या हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? सोचिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वील बी बैक विद मोर अपडेट्स। इसके अलावा आज कुछ ज़बरदस्त फीचर्स भी हैं। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, लेकिन हमें अब अपने आप को सीरियस करना पड़ेगा इस मामले पे। लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। इस वक्त जो चैलेंज हमारे सामने है, दुनिया की किसी भी हुकूमत, किसी भी लीडर के पास परफेक्ट आंसर्स नहीं है। जो दुनिया के बेहतरीन सिस्टम्स माने जाते थे, उनके वसाइल पे भी ऐसा बोझ पड़ा है कि उनसे सिचुएशन संभाले नहीं संभल रही। इस वक्त के नंबर्स के मुताबिक अगर हम देखते हैं इटली और स्पेन की तरफ, वहाँ पे हलाकतों का नंबर और मरीजों का नंबर चाइना से भी बहुत आगे निकल चुका है। ऐसी सूरत हाल में हम पाकिस्तान में जो पोलिटिकल फोर्सेज हैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हमने देखा कि सूबाई हुकूमतें बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं, विफाक के साथ कोऑर्डिनेशन रखे हुए हैं। सूबाई हुकूमतों में अपने हिज़्ब इख्तिलाफ को, यानी अपोजिशन फोर्सेस को, तमाम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को, इसके अलावा भी दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेके चलने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन इस वक्त साहिब इख्तियार PTI और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN में ऐसा लगता है कल की जो सारी प्रोसीडिंग्स थी, एक रिवायती रंजिशों का दौर दोबारा शुरू हो चुका है। इसके हवाले से हम आपको दिखाते हैं कि कल क्या हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के वहाँ पे ना मौजूद होने पे शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक तरह से बॉयकॉट किया, दूर हुए, इससे दूरी बनाई, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब। और उसके बाद क्या चीज़ें घटी, किस तरह काबीना ने इस मामले को संभालने की कोशिश की, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास से वॉकआउट। शहबाज शरीफ ने कहा यहाँ इसलिए आए थे कि मिलकर कौम को कैसे बचाएं, लेकिन वजीर आजम के रवैये पर इजलास में नहीं बैठ सकता। ये संजीदगी है वजीर आजम की के तारीख की सबसे बड़ी वबा ने पाकिस्तान को हिट किया है, और इतना भी एहसास नहीं कि वो ऑपोजिशन की बातें, मुशावरत, आज हम कुछ सियासत करने तो नहीं, इसको काबू किस तरह किया जाए। वी आर सॉरी, वी आर गोइंग टू बैक टू वॉक आउट, आई एम सॉरी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने शहबाज शरीफ से वापस आने की अपील की। कहा, हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपने फैसले पर नजरसानी करें। हैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन की तरफ से मुअद्दबाना हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं शहबाज शरीफ साहब से कि वो वापस तशरीफ लाएं, अपनी पार्टी को वापस ले आए, और ये कौमी फोरम जो है, इस कौमी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए वो बड़ापन का और फराख दिली का मुजाहरा करें और एक नेशनल जज्बे का मुजाहरा करें और अपने फैसले पर फिलफौर नजरसानी करें। माविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की खूब खबर ली। कहा, यह वक्त अपनी खुद नुमाई का नहीं, अवाम को मुश्किल से निजात दिलाने के लिए कौमी हिकमत अमली का है। मुझे पता चला है बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब शायद उस पार्लिमानी ओरिएंटेशन सेशन था, उससे उन्होंने कोई गुरेज किया। इस वक्त जो है वो अपनी खुद नुमाई का नहीं, अपनी पजीराई का नहीं। फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि अपोजिशन अरकान तरकीब जरूर करें, लेकिन साथ में तजावीज भी दें। ये वक्त खुद नुमाई का नहीं, बल्कि साथ बैठकर इस मसले का हल निकालना और बेहतरीन हिकमत अमली को तैयार करने का है। हमारे साथ अब हमारे शामिल गुफ्तगू होंगे सलीम शेख साहब, हमारे ब्यूरो चीफ फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कहा ये खुद नुमाई का वक्त नहीं है, तो इस वॉकआउट को, हिज़्ब इख्तिलाफ के, खुसूसन शहबाज शरीफ साहब के इस जेस्चर को, क्या आप समझते हैं कि उनका ये इल्ज़ाम या एक्विजिशन सही है कि वो शायद खुद नुमाई चाह रहे थे, वो अपने आप को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना चाह रहे थे? आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? कि देखिए, मैं आपको बताऊं कि फिरदौस आशिक साहिबा ने जो कहा वो तो एक बात की बात है, लेकिन जो हमारे कप्तान हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब,
उनको खुद से ये चाहिए था कि वो अपनी तकरीर ख़त्म करने के बाद वो बैठते, सबके साथ नुमाइंदगी होती, क्योंकि सारे जो लोग थे वो वीडियो लिंक के ज़रिए थे और मौका दिया जाना चाहिए था अपोजिशन को कि वो अपनी बात करते। हाँ, अगर कोई अपोजिशन का लीडर जैसे शहबाज शरीफ साहब या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कोरोना से हटकर कोई बात सियासत की करते तो फिर जो है हुकूमत जो है इस बात पर कहने पर बहक होती कि आज जो है सिर्फ हमने कोरोना पर बात करनी है, कोरोना से हटकर कोई बात नहीं करनी। जैसे 2 रोज़ कबल जो एंकर्स के साथ जो वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ आज सिर्फ जो है कोरोना के हवाले से बात करें, कोई और बात नहीं करनी, कोई और बात जब करनी है तो उसके लिए एक हम अलहदा से सिटिंग भी कर लेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब के पास ये ऑप्शन मौजूद था, वो कहते कि भाई आज जो है हम कोरोना पर बात करें, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो अपनी तकरीर ख़त्म की और फिर वो उठकर चले गए। मैं ये समझता हूँ कि जो सलीम साहब, इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे ये होगा कि क्या आपको लगता है कि हर चीज़ मेरे ख्याल में मीडिया के सामने शायद नहीं होनी चाहिए थी, इस पार्लिमानी सेशन को वज़ीर आज़म की मौजूदगी में या जिस तरह भी उसको एजेंडा प्लान किया जाता, इसको अगर मीडिया से दूर रखते तो शायद ये ज़्यादा फ़ाल होता? क्या ख्याल है आपका? जी बिल्कुल, ये बात भी आपकी ठीक है कि कई सेशन जो हैं वो इन कैमरा होते हैं और उसके कई जो SOPs जो हैं वो पहले ही तय हो चुके होते हैं किसी भी मीटिंग से पहले, और उसमें बताया जाता है कि ये लोग मीटिंग में शामिल होंगे, ये नहीं होंगे, क्योंकि ये तो अब अंदर की बात है कि हो सकता है कि जो शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वॉकआउट करके गए हैं उनको पहले शायद ना पता हो कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो ये खबरें चल रही थी वो यही थी कि स्पीकर साहब जो हैं कौमी असम्बलिशन पार्टियों के जो रहनुमा हैं उनसे मुलाकात करेंगे और उनसे बैठकर जो है वो आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। और जब वज़ीर आज़म आ गए थे तो मैं ये समझता हूँ, बतौर एक आम शहरी भी ये समझता हूँ और बतौर जर्नलिस्ट भी ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब को कुछ देर के लिए जो है कम से कम ये जो 2 बड़े लीडर थे इनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए थी। और फिर वज़ीर आज़म साहब के पास ये मौका होना था कि आज जो उन्होंने इस मौके पर जो है शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं सुनी, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात नहीं सुनी। अगर ये दोनों जो है सियासत पर बात करते हैं तो फिर जो है सलीम साहब, आप कहना था कि देखें आपकी आज बात जो में मौका बहुत है, वजन है, लेकिन मैं बहुत मौदबाना तरीके से आई एम ट्राइंग टू गिव बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि इस वक्त अगर हम तमाम ही टेलीविजन चैनल्स पर देखें, तमाम ही दुनिया की रियासतों को, हुकूमतों को, उनके वज़राए आला को देखें, सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ हुआ है। और यकीनन एक आइडियल सिनेरियो यही होता कि ये मशावरत होती, अपोजिशन लीडर्स की बात सुनी जाती। लेकिन अब दूसरे मुद्दे पर आना चाहूँगी कि जिस तरह हम देख सकते हैं कि तमाम ही काबीना के अफराद वहाँ पर मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन हैं ऑफ PTI, ये यहाँ पे मौजूद थे, तो क्या थोड़ी सी बुर्दबारी का मुजाहरा अगर शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब भी कर देते कि चले इनकी बात सुन लेते, अपना फेल तो पूरा करके जाते ना, वॉकआउट ना करते, इस पे आप क्या कहेंगे? ऑपोजिशन का रवैया सही था आपके ख्याल में? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फिर जब आए गए हैं एक ज्वाइंट मीटिंग उन्होंने वीडियो पर शुरू कर ही दी थी तो वो अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करवा देते, लेकिन फिर ये बताते कि देखें वज़ीर आज़म साहब का रवैया ठीक नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के शहरियों और मुल्क के लिए जो है इस मीटिंग में बैठ रहे हैं। हालांकि हमें जो है असूलन इस मीटिंग में नहीं बैठना चाहिए था और अपनी जो बेहतर तजावीज़ होती वो देते। और जिस तरह वज़ीर आला के तौर पे उन्होंने काम किया शहबाज शरीफ साहब ने, तो वो बताते कि मैंने डेंगू के जो आउटब्रेक आई थी उसको कैसे कंट्रोल किया और अपनी कुछ तजावीज़ भी दे देते कि मेरे पास ये तजावीज़ हैं। जैसे उन्होंने 2 रोज़ कबल जब आए थे पाकिस्तान और आते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम शरीफ सिटी के तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं या उनके इदारे हैं वो तमाम सलीम साहब, ये बेहतरीन मौका था जो अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि मीडिया का वहाँ पे होना इनके एडवांटेज में जाता है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनको सुन रहा था, आपकी सीनियर काबीना, आपके तमाम पार्लिमानी लीडर्स वहाँ पे मौजूद थे। अगर वज़ीर आज़म साहब नहीं भी थे तो एटलीस्ट आपकी तरफ से गुफ्तगू का सिलसिला रहता। मुझे नहीं पता कि पीछे क्या सिनेरियो थी, बेशक बहुत सारे लोगों का नुक्ता नज़र ये भी है, सहाफ़ी बरादरी में भी ये बात की जा रही है कि जब 2 घंटों की नशिस्त मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ हो सकती थी तो कुछ वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी निकाला जा सकता था। लेकिन हिज़्ब इख्तिलाफ के ऊपर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर एक मौका महल ऐसा है तो उसका भी वो भरपूर फ़ायदा उठाएं, उनकी भी तजावीज़ हम सुने। ऐसा तो नहीं कि वो सुनहरी तजावीज़ सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के लिए थी। इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि
2 रोज़ कबल जो है शहबाज शरीफ साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जब जो इकनॉमिक पैकेज जो है अनाउंस नहीं किया था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, तो उन्होंने आलमोस्ट वही जो है तजावीज़ दी थी कि आप जो है जो बेरोज़गार हो रहे हैं, दिहाड़ीदार हैं, छाबड़ी लगाने वाले, उनके लिए जो है वो पैकेज का अनाउंस करें, पेट्रोल जो है कम करें। तो ये तो हुकूमत ऑलरेडी एक दिन पहले कह चुकी थी कि हम जो है दिहाड़ीदार लोगों को जो है रिलीफ देंगे, उसका जो सिर्फ मैकेनिज्म है वो तैयार किया जा रहा था। लेकिन इसमें जो है असल में वो चीज़ बतानी थी कि आप लोगों को ये बता सकें कि अब हुकूमत जो काम कर रही है उसमें कौन सा काम गलत है और कौन सा काम जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो किया जा सकता है। लेकिन जो है सलीम साहब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसकी स्ट्रैटेजी की हाँ, तरफ। मुझे बताइए कि इस वक्त ये बातें गर्दिश कर रही हैं, इस स्ट्रैटेजी को बड़ा गौर से सोचा और समझा जा रहा है इसके बारे में कि क्या ज़्यादा कड़े इकदाम की ज़रूरत है, लॉकडाउन को, कर्फ्यू को, जो भी आप इसका नाम देना चाहें, क्या इसको और सख्त करने की ज़रूरत है? इस पर आप क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल सर्कल्स में क्या बात की जा रही है? हिज़्ब इख्तिलाफ इस मूव को, इस स्ट्रैटेजी को, वज़ीर आज़म की इस हिकमत अमली को बैक करेगा, उसको सपोर्ट करेगा? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो हुकूमत कर रही है, इस सिलसिले में मेरी जो वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब, उनसे 2 बार मुलाकातें भी हो चुकी हैं और उनका ये कहना है कि हम जो ये सब कुछ करने जा रहे हैं ये सिर्फ आवाम के लिए है। अब हम इसको जो है कर्फ्यू की शक्ल नहीं देना चाहते और ना ही हम इसको डंडे के तौर पर जो है करना चाहते हैं। उनका ये कहना है कि हमने अपने तौर पर मैक्सिमम कर दिया है, लोगों को छुट्टियां दे दी हैं, उनको कहा है कि आप घरों में जाएं, जो सरकारी दफातर हैं उनको भी आलमोस्ट बंद कर दिया है, सिर्फ वही सरकारी दफातर खुले रहे हैं जो कि ज़रूरी तौर पर हैं। लेकिन अब ये हमारी आवाम का भी सोचने का वक्त है, उनको भी चाहिए। मैं अभी जब ऑफिस आया हूँ तो मैंने देखा है कि मोटरसाइकिल पर ख़वातीन और बच्चे भी जो है वो जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि कई बच्चों ने जो है वो मास्क भी लगाए हुए हैं, लेकिन जब ज़रूरत नहीं है, ना आपका कोई स्कूल खुला है, ना अकेडमी खुली है, ना ही आपको किसी के घर जाने की ऐसी ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा रोज़मर्रा की जो अशिया हैं वो आपको दूध, आटा, घी। अच्छा, वैसे इसमें सलीम साहब हम बड़े मुख्तलिफ नहीं हैं। इस वक्त जो हमारे पास खबरें आ रही हैं, पूरी दुनिया में सख्त तरीन इकदाम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि इटली और स्पेन में भी लोग अभी भी जो शहरी हैं वहाँ के, वो हुकूमत की बात पे, इस लॉकडाउन पे कान धरने को तैयार नहीं है। वहाँ तो लाखों की तादाद हो गई है, 60% इटली पूरा का पूरा इससे अफेक्ट हुआ हुआ है। तो हम अपने लोगों को ज़रा मुख्तलिफ नहीं पाते। लेकिन मुझे बताइए कि हर काम को करने के लिए एक्सपेक्टेशन सेट की जाती है। जब हुकूमत लॉकडाउन को सख्त करना चाहती है तो इनके इनकी एक्सपेक्टेशन, इनकी तवक्कुआत क्या है? क्या 100% लोग घर बैठ जाएंगे, 90% लोग घर बैठ जाएंगे, 70% घर बैठ जाएंगे? किस तरह ये अपने मरहलावार लॉकडाउन को किस तरह लेके चल रही है? जी देखिए, इस वक्त जो हुकूमत ने अहकाम जारी किए हैं उसके मुताबिक जो है मैं समझता हूँ कि 70% के करीब जो है वो लोग घरों में बैठ गए हैं, क्योंकि बिल्कुल शहर में ट्रैफिक नहीं है। लेकिन 30% जो है उनमें 10% लोग आप ऐसे लगा लें जिनको हर हाल में बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे वो मेडिकल के शोबे से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे उसकी कोई किराने की दुकान हो, चाहे दूध की दुकान हो, और जैसे हम लोग हैं, इन लोगों ने बाहर निकलना ही निकलना है। लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जो बिला ज़रूरत नहीं कर रहे हैं। अब हुकूमत उन पर जो है मैं समझता हूँ कि सख्ती नहीं कर सकती, सख्ती करेगी तो वो काम खराब होगा। अगर किसी, हालांकि अब जो एक ऑर्डिनेंस भी पेश किया जा रहा है कि आप लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, आपके खिलाफ मुकदमात होंगे, जुर्माने होंगे, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि अगर किसी को आप गिरफ्तार करेंगे तो एक जो थाना है उसमें तो हवालात भी एक ही है। अगर आप 10 लोगों को इकट्ठा कर लेंगे तो जिस चीज को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं वो तो काम फिर दोबारा से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाहौर से मौजूद होने के लिए, इस बात को हमें अपडेट करिए। हिकमत अमली कि एक तरफ आप लोगों को रोकते हैं, लेकिन अगर आप उनको पीनलाइज करते हैं या उनको पनिशमेंट देते हैं कि वो बाहर निकले क्यों, तो वो पनिशमेंट क्या होगी? क्या गिरफ्तारियां अमल में आएंगी? क्या आप उनको जेल भेजेंगे? आप उनके साथ करेंगे क्या? क्या आप उनको सड़क पर मुर्गा बनवाएंगे? फिर हमारे सामने एक और सिनेरियो आया है, डिज़ाइनर मारिया बी का जो वाकया जो इस वक्त पूरी तरह वायरल हुआ है। इस पर बात करते हैं जी, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। जी, आप देख सकते हैं कि वायरल हुई भी है खबर मारिया बी की, और उनकी 2-3 वीडियो पैगामात भी हमने देखे। इस स्टोरी जो ये पूरी एक मेरे ख्याल में रोदाद है, इसके कई पहलू निकलते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि मारिया से हमारा राब्ता डायरेक्टली हो जाए ताकि उनकी तरफ से एक फ़र्स्ट पर्सन ओपिनियन भी आ जाए। इस वक्त लोग 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक वो जो उनको ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं, उनको लगता है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है, इदारों ने जहाँ आके उनके पहले घर में जो गिरफ्तारी अमल में आई या उनके हस्बैंड को ले जाया गया, उनका भी यही ख्याल था कि इनका एक मुजरिमाना गफलत इन्होंने की है अपने कुक के साथ, जो कि कोरोना पॉजिटिव था। अब इसके मुख्तलिफ एंगल्स निकलते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इसको हम 10 बजे भी ज़रा कंटिन्यू करेंगे। मेरे ख्याल में इस बात को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हम किसी को मुलजिम या मुजरिम करार दें, हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या हमने कोई SOPs डिफ़ाइन भी किए हैं। इस वक्त हुकूमत के अपने अहदेदारान से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि जो लोग बाहर से सफ़र करके आए हैं या फिर अगर किसी ऐसे मुल्क से आए हैं, किसी ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे किसी शख्स को कोरोना पॉजिटिव करार दे दिया गया है, उसमें इस मर्ज़ की तशख़ीस हो गई है, तो हम उसका टेस्ट करेंगे। हुकूमत के पास लिमिटेड टेस्टिंग किट्स मौजूद थी। सबसे पहले हमने देखा क्योंकि ईरान में वबा फूटी हुई थी, ताफ्तान से आने वाले ज़ायरीन के टेस्ट किए गए। वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्राइमरी उस वक्त सस्पेक्ट्स थे और उनकी स्क्रीनिंग बहुत अहम थी। दूसरी तरफ अब अगर हम ये कहते हैं कि अब शायद हम सेकेंड स्टेज में आ चुके हैं, जब ये वबा सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से भी बढ़ रही है। हो सकता है अगर आपने किसी ट्रैवलर से आपने बात नहीं की है, उससे मुलाकात नहीं की है, लेकिन उसने जिस शख्स से मुलाकात की थी उसकी वजह से आपको ये मर्ज़ हो जाए, तो इसको सेकेंडरी कॉन्टैक्ट से हम कहते हैं कि मर्ज़ मिलता है। ऐसी सूरत हाल में आप करें क्या, ये हमें कोई हुकूमती अहदेदार इस वक्त बता नहीं रहा। किसी ने हमें ये नहीं कहा कि क्या आप फौरी तौर पे किसी टेस्ट के लिए चले जाएं, क्या ये टेस्ट फ्री होगा। अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम में कोई अलामात देख रहा है और उसका टेस्ट खुद करवाता है तो फिर वो क्या करे। इस मौजू पे हम बात करेंगे। विदाउट डिफाइनिंग SOPs किसी को मुजरिमाना गफलत का मुर्तकिब करार देना मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी ज्यादती है। इस पर हम आगे भी बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त एक हेल्थ एक्सपर्ट शमाइल साहब मौजूद हैं, शमाइल दाऊद साहब। उनसे जानेंगे कि टेस्ट किट्स का क्या मामला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस वक्त हमारे पास कल हमने देखा कि एक तैयारा पहुंचा है और उसके अंदर मास्क और चीज़ें आई हैं। क्या ये टेस्ट किट्स कम थी, ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम शमाइल, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शहरियों को ये खदशा है कि टेस्टिंग किट्स और गेयर्स कम हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मतला कीजिएगा। क्या ये खदशा, ये अफवाह सही है? हुकूमत ने जो प्लान तश्कील दिया है उसमें ज़ाहिर बात है क्वारंटीन सेंटर्स भी होंगे। कुछ हुकूमत के अस्पताल हैं जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की उनकी वो होगी। लेवल 1 वो अस्पताल हैं जिनके अंदर आम OPD हो सकती है, जो रोज़मर्रा लोग बीमार होते हैं। लेवल 2 वो हैं जिनके अंदर ऑपरेशन वगैरह या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और लेवल 3 वो होंगे जो क्वारंटीन के या तो सेंटर्स होंगे या फिर उनके अंदर जो ज़्यादा सीरियस किस्म के जिसे कहते हैं पेशेंट्स हैं जो इससे मुतासर हैं, वो उनका इलाज होगा। ज़ाहिर बात है दही इलाकों में या जो शहर से दूर हैं वहाँ पर इन सेंटर्स का बनाना मुश्किल होगा। मेरे ख्याल से कि हुकूमत वहाँ पे फ़िल्टर क्लिनिक्स की सूरत में या इनिशियल जहाँ पर लोग आएँ वो बना सकती हैं। ख़ासतौर पे जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या ऐसे अस्पताल हैं वहाँ पर ऐसी फैसिलिटीज़ क्रिएट की जा सकती हैं। ये डिटेल्स अभी जो आगे आएंगे क्योंकि ये काम हो रहा है, मेरे ख्याल ये सामने आ जाएंगे। हाँ, डेफिनेटली टेस्टिंग के किट्स की कमी है और आज भी हमने पढ़ा है और सुना है कि जो अखबारात में भी आया है कि हुकूमत को मज़ीद 50,000 इन हालात में ये वो किट्स हैं जो PCR के साथ जिनको हम कहते हैं कि टेस्ट किया जाता है, ये डेफिनेटली एक सेंटर्स के अंदर या बड़े सेंटर्स के अंदर ही हो सकता है। लेकिन जो किट मेथड है जिसको आप कहते हैं कि जो रैपिड टेस्टिंग है वो भी अब हासिल की जा सकती है, जिसमें फौरी तौर पे तो नहीं पता चलता लेकिन कुछ हद तक तशखीस देने में मदद हो सकती है। लेकिन ये रैपिड टेस्टिंग के लिए तो कहा है ये इतनी इफेक्टिव या इतनी एक्यूरेट नहीं है। यानी एक तो इसका रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी आ सकता है, इसको रैपिडली आप टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी इतनी एक्यूरेसी नहीं है, तो ये इस पे सवालिया निशान आता है। मुझे ये बताइए कि ये बात तो आपने तस्दीक कर दी कि टेस्टिंग किट्स कम है, इसकी वजह से तरजीहात की होंगी, कहा गया होगा कि फलाने लोगों को पहले टेस्ट किया जाए। अगर हुकूमत तो अपने तरीके से अपने वसाइल के ज़रिए कुछ ना कुछ कर ही रही है एंड दे आर इन द फोर फ्रंट, अवाम क्या कर सकती है? क्या एहतियाती तदाबीर हैं, क्या SOPs हैं, कुछ उनको भी ज़रा गाइड कीजिए।
सीधा जहाँ पर हुकूमत इन वसाइल कम वसाइल की मौजूदगी में इस एक बहुत बड़े चैलेंज का मुकाबला करने की कोशिश कर रही है, लॉकडाउन भी है, उसके अलावा मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद भी करने की कोशिश कर रही है, गरीब गुरबा और पूरी इकॉनमी को भी कोशिश कर रही है कि उसको अपने पैरों पे भी खड़ा करे, और इसके साथ साथ इलाज भी यानी कि जो भी तदबीर है वो मौजूद है वो हो जाए। इसके लिए जब तक हमारे लोग जो हैं वो शामिल नहीं होंगे तो बहुत मुश्किल होगा इसको कामयाब करना। सारी मेहनत ज़राएगा आ जाएगी, क्योंकि अगर किसी इलाके के लोग तो पूरी तरह क्वारंटीन के अंदर अपने आप को अंदर रखते हैं और फैलाव में जो यानी इंसान से इंसान या ह्यूमन टू ह्यूमन फैलाव उसको रोकते हैं, उसे फैलने से रोकते हैं, लेकिन दूसरे इलाके के लोग अगर उसमें शिरकत नहीं करते हैं तो पूरी तरह उसका फैलाव नहीं रुकेगा, या कम से कम उसमें तेजी जो है वो कमी की तरफ नहीं जाएगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ही की बात तो ह्यूमन कांटेक्ट वाली बात को आगे बढ़ाते हुए याद रखिए इस मर्ज के वायरस की तशखीस पहले 14 दिन में नहीं होती। कुछ लोग जिनकी तशखीस हुई है, अगर आप सईद खनी साहब का वीडियो मैसेज सुने, वो बार बार कह रहे हैं कोई अलामत जाहिर नहीं हो रही थी, ना बुखार ना खांसी ना सांस लेने में दुश्वारी, लेकिन जब उनको टेस्ट किया गया वो कोरोना पॉजिटिव हैं। इसी तरह तभी कहा जा रहा है कि अगर आप मिलने वाले जिससे आप मिलने जा रहे हैं बज़ाहिर ना उसको नज़ला हो ना खांसी हो, आप उससे क्लोज प्रॉक्सिमिटी में चले जाएं, आप उससे फासला मेंटेन ना रखें, तब भी आपको ये वबा लग सकती है। उसमें अलामात 10 दिन बाद जाहिर होंगी, आपके पास शायद 2 हफ्ते बाद जाहिर हो, लेकिन ये वबा बहुत कंटेजियस है। तभी हमें अपने घरों में रहना है, मेल जोल को कम से कम रखें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर के अंदर ही रहें। एक और चीज़ शमाइल ज़रा बताइएगा, वापस आना चाहूँगी किट्स की कमी की तरफ, ये काफ़ी बायस तशवीश है। तो आपके अंदाजे के मुताबिक क्या इस वक्त नंबर बहुत बढ़ चुका है? टेस्टिंग अभी हुई नहीं है, जैसे ही किट्स आएंगी उसके बाद हम एक नंबर जंप देखेंगे, आपका क्या तज्जिया है? सिद्रा, ये जो टेस्ट के बारे में मामलात हैं वो ये हैं कि ये टेस्ट एक तो पहले बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड टेस्ट है, क्योंकि हालिया तो ये सारी बीमारी सामने आई है और इसकी बहुत ज़्यादा मुल्क नहीं है जो बना रहे हैं। सही बात है, हमारा चीन दोस्त है और हम खुशकिस्मत है कि उन्होंने हमारी शुरू से मदद की, और अभी मज़ीद भी 50,000 के करीब मज़ीद किट्स भी हमें वो दे रहे हैं ताकि हम इसका अच्छी तरह टेस्ट कर सकें। ज़्यादा टेस्ट करने से हमें डेफिनेटली ज़्यादा पता चलेगा कि बीमारी किन लोगों में है, और जैसे ही हमें पता चलेगा कि किन लोगों में उनको अलहदा कर सकेंगे। याद रहे कि ये जो टेस्ट किट्स हैं या इनका टेस्ट करने का जो तरीक़ेकार है ये भी बहुत टेक्निकल है। ये नाक से या हलक से या जो लवाज है यानी कि जो फेफड़ों से जो निकलती हैं लवाज यानी कि पानी उसे वॉश किया जाता है, उससे ये सैंपल कलेक्ट किया जाता है, और ये हर आम किस्म की लैब में नहीं हो सकता। इसकी बायो सेफ्टी या इसका एहतियात करना भी ज़रूरी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर जगह इस किस्म की लैब जो है वो उसको सेटअप नहीं किया जा सकता। तो वाकई इस वक्त तो लिमिटेड हैं, लेकिन जो हमें वो मदद कर रहे हैं या मज़ीद किट्स दे रहे हैं तो हमारी टेस्टिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, जिसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे उन लोगों को कि जो पॉजिटिव हैं, और फिर बाद में उनके फॉलोअप के अंदर जब उनका यानी कि वो पूरा स्टेज गुजर जाएगा तो हम देख सकेंगे कि उनमें अगर वो अब नेगेटिव हो गए हैं तो फिर वो सेफ़ कंसिडर किए जाएंगे कि अब उनके टेस्ट नेगेटिव हो गए हैं, और वो लोग जो इसमें से गुजर चुके हैं क्वारंटीन में से या इससे गुजरने के बाद उनके अंदर वो कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो गई है, वो अब अपनी रूटीन में अपनी फैमिली में या अपने लोगों में जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट सो कॉम्प्रिहेंसिव एंड सो क्लियर फॉर अस। और एक दफ़ा फिर आपकी बात को मैं हमारे व्यूअर्स के लिए रीइटरेट करना चाहूँगी, ये बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्टिंग किट्स होती हैं, ये आम तरीके से इस्तेमाल नहीं हो सकती, अपने आप में ये बायो हैज़र्ड हैं, क्योंकि जब ये वबा इतनी तेज़ी से फैलती है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस लैब में भी उस टेक्नीशियंस को भी एवरीबडी इज़ एट रिस्क। तो उसके लिए बाकायदा SOPs को फॉलो करके सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए इन लैब्स को सेटअप करना पड़ता है। फिर किट्स की कमी थी, 50,000 किट्स और आ रही हैं, लेकिन फिर भी हमें फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा। अब इस सारे बैकड्रॉप को जहन में रखते हुए हमें ये सोचना है कि SOPs क्या हैं। अगर हम में से कोई शख्स भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है तो क्या उसको फौरी तौर पर आइसोलेशन सेंटर ले जाया जाएगा? हमारे इर्द गिर्द के लोग यानी फैमिली वाले या उसके जिन्होंने उसको मुलाजमत पे रखा हुआ है अगर ऐसे किसी शख्स को, तो उनके लिए क्या हिदायतनामा है, इस पे बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। ब्रेक पे जाने से पहले जो प्रोग्राम का पहला हिस्सा था उसमें जाहिर सी बात है बात सियासत की भी थी, हिकमत अमली की भी थी, मेडिकल एडवाइस और एहतियाती तदाबीर भी आपको दे दी। लेकिन अब जो हम गुफ्तगू करने लगे हैं ना, वो गुफ्तगू है जो हमारे घरों में, हमारे लाउंज में, हमारी डाइनिंग टेबल पे हो रही है। नाउ आई एम टॉकिंग टू यू एज योर फ्रेंड। आप ये टेलीफोन नंबर हमारा आपके सामने है, अपने दिल का हाल, अपनी रुदात बनाइए, क्योंकि कल मैं अपनी कुछ दोस्तों से बात कर रही थी और ये बहुत मुहलिक बीमारी है। इससे हमें एहतियाती तदाबीर, इसकी तमाम बचाव की टेक्निक्स हमें अपनानी पड़ेंगी और ये वक्त की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप 60% पाकिस्तान की आबादी को देखें, खुसूसन अगर ख़वातीन की बात करें, हमें तो आज जाके पता चला है कि जो ज़िंदगी हम गुजार रहे थे उसको असल में क्वारंटीन कहते हैं। कौन सी खातून, आप नॉर्मल बात करें, खातून खाना जो होती थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक वीकेंड होता है जिस पे वो मैके चली जाती थी, वरना उसने पूरा दिन वही हांडी रोटी करनी है, वही चादर और चार दीवारी उसकी होनी थी। अब आपने उसको मज़ीद प्रेशराइज कर दिया है कि वो हर वक्त एक जिसको कहते हैं कि एक OCD पर्सन की तरह सफाई कर रही है, बच्चों को देख रही है। जो थोड़ी बहुत उसकी रिलीफ होती थी कि बच्चे 5 घंटे अगर स्कूल गए हुए हैं तो वो थोड़ा सा सुकून में आती थी, आपने वो ले ली। अब मर्द हजरात भी घर में हैं, बुजुर्ग भी घर में हैं, बच्चे भी घर में हैं और घर एक प्रेशर कुकर बना हुआ है। अगर आप किसी बात पे चिढ़ रहे हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आपके पास कोई आउटलेट नहीं है, आपने वहीं बैठना है, आप अपना जहन बांट भी नहीं सकते। हम बात करेंगे इस वक्त पाकिस्तान के घरों में, क्योंकि ये एक नेवर एंडिंग चीज़ है। अक्सर आप कहते हैं ना भाई काम का लोड घरों में रमज़ान में बढ़ता है, तो कोई बात नहीं, 30 दिन की तो बात है, अल्लाह की रहमत समेटो, सहरी भी कर रहे हैं, इफ्तारियाँ भी तैयार कर रहे हैं। इस वक्त जो हमारे सामने सिचुएशन है उसका कोई एंड नहीं है, वो 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते की बात नहीं है। दिस इज़ प्रॉब्ली ए न्यू लाइफस्टाइल। हमें अब इस नए तर्ज ज़िंदगी के लिए तैयार होना है। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, आप इनकी जो गुफ्तगू होती है, इनकी जो काउंसलिंग होती है उसको बहुत पसंद करते हैं। यू सीन हर ऑफन ऑन द शो, और आज हमारे कहने पे अपनी जान की बाजी लगा के हमारे स्टूडियो आई हैं। वैसे सब लोग लॉकडाउन में, इसलिए हम कोशिश करते हैं कम से कम मेहमानों को बुलाएं। थैंक यू सो मच सलमा फॉर बीइंग है। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, बस लॉकडाउन पे और कुछ भी नहीं। तो ये बताएं, ये जो मैं सारी बातें कह रही हूँ कि हमें आज पता चला है जो हम जिंदगी गुजार रहे थे उसको क्वारंटीन कहते हैं, उसको लॉकडाउन कहते हैं, गलत बात है? नहीं, वो बात बिल्कुल गलत नहीं है। और क्वारंटीन के साथ साथ एक तो सब कर रहे हैं, ठीक है, हम तो ऑलरेडी थे, या हम वर्किंग लेडी हैं तो चले हम बाहर जाते थे, जो घर की खातून थी घरेलू वो ऑलरेडी इसमें थी। लेकिन ये कि उनका काम बढ़ गया, वो कहती है ये तो हमें लग रहा है ये उल्टा हमें सजा है इस टाइम। और ये जो प्रेशर कुकर वाली बात आपने की है, आप सोच नहीं सकती। मतलब हम जो वर्किंग लेडीज़ हैं, हम अगर घर बैठ गए तो हमें इतना स्ट्रेस है, काम का भी है, बच्चों का भी है, उनकी हेल्थ का भी है। हर वक्त हमने हाथ में पोछा पकड़ा हुआ है, सफाई। मैं आपको ये देख के रही थी और मैं हंस रही थी कि सिद्रा ना ग्लव्स के ऊपर तो मुझे सारे ये आधे उस पर नीचे जो कमेंट्स आए, सलमा जी उन्होंने कहा ग्लव्स तो उतार ले बेबी। अरे भाई ग्लव्स पहना हुआ है, काम जो कर रहे हैं 100 जगह, यहाँ से उठ के वहाँ जाते हैं, कभी बालों को हाथ लगाते हैं, मुंह को हाथ लगाना पड़ता है। तो इस वक्त आप सोच नहीं सकते जहन की हालत। नहीं, आपका ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं सारा दिन क्या करती हूँ, एक कमरा साफ करती हूँ, किसी एक की चीजों को टच करती हूँ और उसके बाद वो एक ग्लव उतार के रखती हूँ। हाँ। और मतलब सोच के साथ साथ हमारी नफ्सियात का ये हाल हो गया, जो OCD वाली बात है। कल मुझे बर्गर्स पैक करने थे तो मैं यूं करके देख रही थी, अच्छा आप ये वाली फॉइल के ट्रे के अंदर रखी थी और क्या किया था, हाथ तो नहीं लगा। सलमा जी, पहली चीज, मेरे अब्बा पिछले माशाल्लाह 40 साल से हमने जिंदगी भर देखा है कि उनकी आदत है कि सुबह अखबार पढ़ना है। कल उन्होंने 3 दिन पहले अखबार वाले को पता नहीं कहाँ से घूम के आ रहा है, किसका हाथ लग रहा है, इन्हें जिन चीज़ों तक हमारा कभी गुमान जाता नहीं था, अब आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि फलाना शख्स कैसे आया, हमारे घर में अगर हेल्प है, मेड है, वो किन सर्कमस्टांसेस में रह रही होगी। यहाँ आके हमारे कई गेस्ट कहते हैं नहीं भी अब मेकअप नहीं कराना, पता नहीं ये ब्रश पहले किसे, एंड वी डिडंट थिंक अबाउट दीज थिंग्स पहले। और हालांकि ये जो आपने मेकअप वाली बात की है, बड़ा ही बेवकूफ़ाना सा क्वेश्चन मैंने आप ही के मेकअप आर्टिस्ट से पूछा था ना, मैं कहा वाई ब्रश के साथ आप लिपस्टिक लगा रहे हैं, ज़रूरी थोड़ी है लिपस्टिक। कहते वो एक्चुअली सब यूज़ करते हैं ना, तो इस वजह से हम लोग करें। तो उस दिन की वो उसकी कही हुई बात, बिकॉज मैं नहीं ब्रश से लगा पाती थी, तो मैं कही थी अल्लाह अब क्या करेंगे। तो मुझे जब आपकी तरफ से भी कॉल आई तो मैं कहा सॉरी नो मेकअप, ये करके आएंगे। सारी चीजें अपनी अपनी अलग कर लें, अपनी चीज को वैसे भी कहा जाता। अच्छा पहले मानते नहीं थे ना, बेस्ट फ्रेंड होने की निशानी यही होती थी कि तुम्हारा शेड मुझे बड़ा पसंद है, जरा दे दो। मेकअप अपना अपना,
सैनिटाइज़र अपना अपना, स्प्रे अपनी अपनी। इस वक्त सब ने अपना अपना ख्याल भी रखना है और अपने इर्द गिर्द का ख्याल भी रखना है, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रख रहे हैं तो दरअसल आप दूसरों का भी ख्याल रख रहे हैं। बच्चों को कैसे समझाएं ये बात? बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल है और सच्ची अच्छा, बात, छोटे बच्चे तो फिर सुन लेते, टीनेजर्स नहीं सुन रहे। सलमा जी, टीनेजर्स नहीं सुन रहे, बल्कि मैं ये भी बात कहूंगी कि हमें बड़ा अच्छा मौका मिला है कि अपने बच्चों को, स्पेशली मैं थोड़ी देर के लिए ये बात कहूँगी, जहाँ हम क्वारंटीन कर रहे हैं, हम अपने आप को दूसरों से दूर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंस रखें, प्लीज थोड़ी देर के लिए फोन्स भी ऑफ कर दें। थोड़ी देर के लिए ये ना पता चले कि कौन घर से बाहर निकला है, ना किसी की वीडियोस डलें, ना स्नैपचैट करें, प्लीज प्लीज प्लीज। नहीं, लेकिन फिर और पागल हो जाएंगे। नहीं, वो जो दोस्त वो जो बाहर जाके अच्छा काम करे, कुछ क्रिएटिव बात की हो रही है। समझिए, ये बात कंटिन्यू करूंगी। एक कॉलर भी हमारे साथ है, उनकी सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, राशिद बोल रहा हूँ। क्या हाल चाल है राशिद साहब? आप लोग ठीक हैं? और बड़ी हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप एहतियाती तदाबीर पे अमल हो। जी बिल्कुल कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। आप लोग बड़ा अच्छा इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो और बड़ी हिम्मत से काम को सारे को चला रहे हैं, बड़ी बात है। बस दुआओं में याद रखिएगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं 2-3 चीजें कहूँगा। एक तो देखें, बाहर जाने से अब अवॉइड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अब हमें गो इनसाइड, अंदर झांकना चाहिए हम सबको, अपने आप को। When you can't go outside, go inside, Go यानी inside, अपने जहन को, अपने ख्यालात को। और मैंने बड़े शुरू में राशिद साहब ये बात कही थी कि ना जो हमारे मसले मसाइल थे जिससे हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते थे, यानी अगर शादी में मसले हैं तो लोग काम में अपने आप को बिजी कर लेते थे, बच्चों में कर लेते थे। अब बहाना कोई नहीं रह गया, सारे मसलों को हल करना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये था कि जैसे अब लोग देखें, अब काफी सारे लोग, 50% लोग अंदर बैठ गए, लोग बाहर फिर रहे हैं। हाँ। तो उनको अंदर बैठने वालों का कोई फायदा नहीं होगा जब तक लोग बाहर फिरते रहेंगे। बिल्कुल, वो कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, मैं ये चीज महसूस कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में वैसे ही जुल्म के लिहाज से, हर लिहाज से हम लोग बहुत आगे चले गए थे, हमने एक्सट्रीम पे ले गए थे हर काम को। हर चीज की ज्यादती थी ना। अब अल्लाह ताला ने हमें कैद कर दिया है, और अब देखिएगा दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। शायद हमें अल्लाह ये सबक दे रहा है कि तुम लोग इस दुनिया पे कब्जा कर रहे हो, इस काबिल नहीं हो कि बाहर तुम्हें आजाद छोड़ा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद साहब, एक पॉजिटिव थॉट आपकी तरफ से आई है। और वाकई लोग ये कहते थे ना कि भाई हमारे पास पैसा बहुत है, फुर्सत नहीं है। अब अल्लाह मैंने फुर्सत आपको देख ली। सलमा जी, आज मैं सुबह देख रही थी कि इतनी चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ आ रही थी, जो पहले बड़ा ऐसा, यानी एक बर्ड वॉचर्स डिलाइट, अगर आप हिस्ट्री की किताबें देखें, कराची इज़ अ बर्ड वॉचर्स डिलाइट, क्या यहाँ पे किस्म किस्म की चिड़ियाँ होती थी। हम तो भाई जब से बचपन से आज तक सिर्फ कौवे और चीले देख रहे थे। बिल्कुल। अब चिड़िया वापस आ गई है। चिड़िया ने मुझे कल जब मैंने परिंदे वापस आ गए तो मुझे मेरी बेटी ने कहती नहीं, वो वहीं उसी डाल पे बैठे हुए। एक्चुअली वॉइस जो है, पोल्यूशन है, वो खत्म हुई है। उसके अलावा भी आप देखें, वेदर देखें, आपको आसमान इतना क्लियर नजर आता है, धुएं का एक काला बादल वो खत्म हो चला गया। तो उसकी वजह से अब ये आवाज बहुत तेज आनी शुरू हो गई, और लगता है ये कि जैसे घर के अंदर बोल रही हैं। और ये बड़ी खूबसूरत आवाज है जिससे सुकून भी मिलता है और आपकी मेडिटेशन भी होती है। एक चीज ये अभी आप कह रहे थे राशिद साहब, मेडिटेशन बहुत जरूरी है और अपने आप से मुलाकात बहुत जरूरी है। अच्छा, ये मुझे बताया ना जरा, 2 कमरे के घर में जहाँ 5 लोग बैठे हों तो कैसे मेडिटेशन हो? ये मैंने सलमा जी से पूछना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। नहा लें, शावर ले लें, बावजू रहें, साफ सुथरे रहें, वो बेसिक चीज़ें हैं। आपके जो कपड़े हैं जो आपने बाहर इस्तेमाल किए हैं, उनको आप रोज़ अगर फौरी तौर पे धो नहीं सकते, उनको कम से कम 20 से 30 मिनट धूप में रख दीजिए। ये आपकी बेसिक चीज़ है। इसी तरह मेरा हैंड बैग अगर है, वो किसी चीज़ को टच कर रहा है तो उसको भी कोशिश करें कि दरवाजे पर रख दें या उसको आप क्लीन करके लेके आएंगे। समझिए ये कितनी, यानी मैंने कहा ना कि हमारा आधा दिन तो इसी में गुजरता है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जाते हुए तो जो शावर लेके जाते हैं, क्योंकि घर की सारी चीजें आप वो ना पहन कर निकलें बाहर, और जब वापस आते हैं तो आपको आधा पौना घंटा इसी काम में लग जाता है। सलाम है ना इस वक्त हमारे डॉक्टर्स को, नर्सेस को। कल मैं देख रही थी कि आप 1 मिनट इमेजिन करें, ये कराची का चुभता हुआ वेदर है जिसमें आपने अगर वो प्लास्टिक का गेयर पहनना है तो हवा की कोई आमदोरफ्त नहीं है, और उसमें, और आपको पता है कि सामने जो मरीज है वो तो खदशा भी नहीं है ना, वो तो है पॉजिटिव, उसका इलाज और आप ये देखें कि ये वाकयातन वो कहते हैं ना, जान हथेली पे रखी हुई है और आपको नहीं पता अपने घर वापस आने। कितनी नर्सेज हैं, डॉक्टर उसामा की आपका केस आप देख लें, तब तक पूरे गेयर उन्हें नहीं मिले हुए थे, और अब जो डॉक्टर्स वो पूरे गेयर पहनने के बाद भी इलाज कर रहे हैं।
तो इसमें कोई शक नहीं है। और उनके लिए देखिए, जितना ईरानी- कहा जाए दुआ की जाए, बिल्कुल। खास तौर पे उनके लिए दुआ करें। और उनके लिए हम एक काम कर सकते हैं, कहते हैं ना कोई आपके लिए जिंदगी में जरा सी भलाई करे तो आप उसका देना नहीं दे सकते, तो या तो आप उसके लिए दुआ कीजिए, तो आप उसके लिए सिर्फ उनके लिए ये दुआ करें कि अल्लाह पाक उनको महफूज रखे और वो खैर आफियत के साथ अपने घरों में बिल्कुल। वापस लौटे। और एब्सोल्युटली, और इसको हम बाद में भी इस पे बारे में बात करेंगे। कॉलर और है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग सिद्रा इकबाल। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी बहन सलमा को बहुत सलाम हो। कुछ लोग होते हैं जिनको देख के पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, तो सलमा इज अमंग दैम। अच्छा सिद्रा, प्लीज लेट मी गिव सम टाइम टुडे। आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे जो चीज आपसे डिस्कस करनी है ना, वो ये है कि ये कोरोना तो अपनी जगह, आप सफाई अपनी जगह, सब कुछ अपनी जगह। आई एग्री विद यू, यू कैन टेक टोटल प्रिकॉशंस। लेकिन सिद्रा, जो आज आप डिस्कस करें ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इश्यू ऑफ योर लाइफ, क्योंकि यू आर डीलिंग विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशन। कल मैंने अपने बेटे को यही बात की। मेरा बेटा ज़ाहिर है थोड़ा एग्रेसिव है, थोड़ा बाहर निकलने का आदमी, तो हमने उसको बड़े प्यार से, मैंने जैसे बिखरे हुए जानवर को फैलाया जाता है ना, मैंने उसको फैला के ट्राई टू लिव इन दिस कंडीशन। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये बड़ा अहम है। तो सिद्रा, मैं 2-3 चीज इसमें कहना चाहूंगा। देखें, आप जो घर का बड़ा है ना, वो अपने नर्व्स को कंट्रोल रखे, क्योंकि ही हैज टू बी कंट्रोल्ड। कि अगर दूसरों को कंट्रोल करना है, जो भी है, आप अपने कंट्रोल की चीजों को रखें। और जिन लोगों की हैबिट्स होती है, याद रखिएगा, मेरे पास फिश एक्वेरियम में छोटा सा, मेरे पास प्लांट्स है, तो वो लोग कभी भी टेंशन में नहीं आते। मैं अगर थोड़ी देर अपने एक्वेरियम को भी देखता हूँ ना, तो मुझे खुशी होती है, मेरे टेंशन दूर होती है। जो लोग खाली और दिमाग होते हैं ना, जो दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं, वो परेशान होते हैं। जिनको सिर्फ कारोबार की फिक्र होती है, जिनको नौकरी की फिक्र होती है, देखिए अल्लाह पाक ने दिखा दिया है, एवरीथिंग इज नाउ, यानी हम स्टक ऑन हो गया ना, यू आर सिटिंग इन योर होम्स। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को डील करने के लिए आपको और दूसरी बात देखें, मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि हमारा जो सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ना, वो वेस्ट का नहीं, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट हमें रिफाइन करना पड़ेगा। यू बोथ हैव टू अंडरस्टैंड। और आप इस प्रोग्राम को कई दफा करें, हमारा सोशल डिस्टेंसिंग ऐसा नहीं कि हम एक दूसरे से इख्तिलाफ यानी बिल्कुल दूर हो जाए, हमें एक दूसरे की हेल्प भी करनी। बहुत बहुत शुक्रिया याया इस बात को मेंशन करने का। एक तो देखें, मेरा सबसे बड़ा एक मुझे अलमिया ये लगता है कि हमारे पास कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको हम लोकली डिफाइन नहीं कर पाते। सलमा जी, आम जबान में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग कैसे हम समझाएंगे? लेकिन इस पे बात करने से पहले एक जो अनाउंसमेंट हुई थी, सबसे बड़ी ये कि बिजली के बिलों में रिलीफ सीएम सिंध ने अनाउंस की। फाइनेंशियल क्राइसिस, ये क्रंच बड़ा रियल है, और उन्होंने कहा कि अगर आपका बिल 2 से 5 हज़ार तक आता है तो हम उसको फौरी तौर पे आप उसको 2 महीने की रिलीफ देंगे। लेकिन ये कैसे, इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाएगा? इसके लिए हमने के इलेक्ट्रिक की रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, आप पहले भी उनको देख चुके हैं। नूर अफशा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी दिस मॉर्निंग। मुझे ये बताइए, 2 से 5 हज़ार का अगर आपका बिल आता है, 2 महीने की रिलीफ दी गई है, सीएम साहब का ये जो अनाउंसमेंट है, इसको प्रैक्टिकली कैसे इसको इन प्रैक्टिस लेके आएंगे आप? देखिए सिद्रा, जो सबसे पहले कोरोना ने सिचुएशन एक ग्लोबली क्रिएट की है, वो एक अनप्रेसिडेंटेड सा क्राइसिस है। कंट्री स्ट्रगल कर रही हैं कि किस तरह इस सिचुएशन को एड्रेस किया जाए। मेरी नज़र में एक बहुत खुशाइन बात है कि हमारा फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों की एक विजन है टू कॉम्बैट दिस पैंडेमिक, और उस विजन का एक बहुत बड़ा पार्ट ये है कि लोगों को रिलीफ प्रोवाइड की जाए। के इलेक्ट्रिक इस विजन के साथ फुली अलाइंड है। हम कराची के साथ खड़े हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम जिस तरह रिलीफ प्रोवाइड कर सकें, हम इंश्योर करें। हमने ऑलरेडी कई स्टेप्स ले लिए हैं, एंड आई ट्राई टू शेयर सम ऑफ द स्टेप्स विद यू। बताइए। सबसे पहले कराची में लोड शेड किसी भी एरिया में नहीं किया जा रहा, बिला तातुल बिजली फराम की जा रही है, और हमारी टीम्स अभी भी फील्ड में मौजूद हैं कि किसी भी किस्म की टेक्निकल फॉल्ट को इमीडिएटली एड्रेस किया जाए। हमारा एक एनुअल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का साइकिल होता है, उसे हमने हॉल्ट किया हुआ है राइट नाउ, ताकि हम बिजली की फराहमी पे किसी किस्म की डिस्ट्रप्शन ना देखें। सेकेंड पार्ट ये है कि जिन सार्फिन के बिल्स की डेट आजकल में फॉल कर रही थी, उसे हमने एक्सटेंड कर दी है 10 अप्रैल तक। उन कस्टमर्स के लिए जिनके बिल्स
ये एक बहुत बड़ा चंक ऑफ कस्टमर्स है और आई थिंक सबसे ज़्यादा इस कस्टमर बेस की ज़रूरत है कि उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो ये स्टेप भी हमने ऑलरेडी ले लिया है। थर्ड स्टेप ये है कि हमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हॉस्पिटल्स हाईली क्रिटिकल लोकेशंस आइडेंटिफाई की थी जो कि इस कोरोना की फाइट में फ्रंट लाइनिंग वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनको भी बिला तातुल बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं और हमारी रैपिड रिस्पांस टीम्स अवेलेबल हैं उनमें इन हॉस्पिटल्स की किसी भी किस्म की टेक्निकल कंप्लेंट को एड्रेस करने। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर और फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्टॉलमेंट्स का प्लान भी अनाउंस हुआ है। हम इस सोल्यूशन को भी देख रहे हैं, दूसरे भी कई दूसरे सोल्यूशंस को भी देख रहे हैं। ऑब्वियसली ये इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फिर हम अनाउंस भी करेंगे। एक छोटा सा मैसेज मैं शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि हमारा इस पॉइंट इन टाइम पे एक सिंगल पॉइंट एजेंडा ये है कि बिला तातुल बिजली फराहम की जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये कितना क्रिटिकल है हमारे सार्फिन के लिए जब वो घर पे हैं और उनकी डिपेंडेंसी बिजली पे बढ़ गई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है कि हम अपने ऑपरेशंस को इंश्योर करें और इसका सबसे बड़ा एक पार्ट ये है कि हम अपनी रेगुलर फ्यूल परचेसेस को भी इंश्योर करें। हमारी एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो आउटस्टैंडिंग है फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंटिटीज़, तकरीबन 240 अरब रुपए आउटस्टैंडिंग है। हम डायलॉग में हैं अथॉरिटीज़ के साथ ताकि इस अमाउंट को एड्रेस किया जाए, लेकिन साथ साथ हम अपील करते हैं अपने सार्फिन से कि प्लीज़ जो बिल्स हैं वो टाइम पे अदा किए जाएं, क्योंकि ये अमाउंट जो बिल्स की मद में कलेक्ट किया जाएगा ये हमारी ऑपरेशनल कंटिन्यूटी को इंश्योर करेगा। आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल पॉइंट। इस बात को मैं दोबारा अपने व्यूअर्स के गोशगुजार करना चाहूँगी कि बड़ा अहम है, अगर आप साहिब हैसियत हैं, साहिब सरवत हैं, आप अपने बिल्स को टाइम पे अदा करें, क्योंकि हम सब इसमें एक साथ हैं। दूसरा ये कि रिलीफ का ये मतलब नहीं है कि 4000 तक का अगर आपका बिल आता था आप समझें जी ये तो अब माले गनीमत है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है। रात रात भर बिजली चल भी रही है, सो भी रहे हैं तो लाइटें ऑन हैं। हमें बिजली की बचत, पानी की बचत उसी तरह करनी है जिस तरह हमारा हक है, जिस तरह हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन एक और चीज़ नूर आपसे पूछना चाहूँगी कि फाइनेंशियल क्रंच भी बड़ा रियल है। आपने देखा कि इंटरेस्ट रेट को 11% पे ले आए हैं, इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुकी है और दूसरे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, रिलीफ पैकेजेस इंडस्ट्री को भी दे रहे हैं। उसमें के इलेक्ट्रिक क्या करिए, बिकॉज सबसे बड़ा जो इंडस्ट्रियल हब है पाकिस्तान का, इकोनॉमिक पहिया, मईशत का पहिया हमारे कराची से चलता है, उसमें आप लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, चंद दिन पहले हमने एक इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रिलीफ अनाउंस की थी। एक इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज था विच वाज एक किस्म की सब्सिडी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की भी थी। जनवरी में एक SRO के तहत ये सब्सिडी रिवोक हो गई और ये पूरे मुल्क में उससे पहले रिवोक हो चुकी थी। कुछ एडजस्टमेंट्स ड्यू थी जो रिकवर होनी थी इंडस्ट्री से और जिनकी डायरेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से हमें वसूल हुई थी कि इनको एडजस्ट करना है। हमने ये सोचा एट दिस पॉइंट इन टाइम, ऑब्वियसली कोरोना की वजह से सिचुएशन बहुत नाजुक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कोरोना का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है ऑल ओवर द कंट्री, और हम एट दिस पॉइंट इन टाइम नहीं चाहते थे कि किसी भी सेगमेंट ऑफ आर कस्टमर्स को अनड्यूली ओवरबर्डन किया जाए। हमने इसलिए रिलीफ प्रोवाइड की है। टिल द एंड ऑफ अप्रैल ये एडजस्टमेंट्स इनके बिल में नहीं चार्ज होंगी। फॉलोइंग अप्रैल ऑब्वियसली ये बिल्स में इंक्लूड हो गया। आई थिंक बिग रिलीफ दैट यू आर गोइंग टू गिव टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर, और इससे कारोबारों को एक सहारा, एक हेल्प ज़रूर मिलेगी। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी नूर, क्योंकि इस वक्त एवरीबडी जो घर से बाहर निकल रहा है एट स्टेक है, और मेरे ख्याल में जो अपनी फ़र्ज़ की अदायगी के लिए निकल रहा है वो तो इस वक्त हमारा हीरो है, हमारा चैम्पियन है। जहाँ हम डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बात कर रहे हैं, उसमें आपका अमला भी, आपके मुलाजमीन भी जो कहीं पर भी फॉल्ट होते हैं, आपने जैसे खुद रैपिड रिस्पॉन्स टीम का कहा, उनके लिए क्या को गियर्स दिए गए हैं, आप लोगों ने क्या स्पेशली उनके लिए इकदाम किए हैं, वो भी ज़रा बताइएगा।
जैसे सिद्धार्थ, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इस कोरोना की वजह से हमें पता है कि सबकी बिजली की जो डिपेंडेंसी है वो बहुत बढ़ गई है, और हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेहतरीन अंदाज से अंजाम दें कि अनइंटरप्टेड बिजली की सप्लाई कंटिन्यू रखें इवन अंडर दीज डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस। हमारी पूरी कोशिश है कि ये इंश्योर्ड रहे। हमने अपनी टीम्स को शिफ्ट्स में डिवाइड कर दिया है। हमारी प्लांट ऑपरेशंस कंटिन्यूड है। हमारी फील्ड में टीम्स रह रही हैं जो करेक्टिव मेंटेनेंस की एक्टिविटीज़, नेसेसरी टेक्निकल फॉल्ट्स की रेजोल्यूशन एड्रेस कर रही हैं। लेकिन हमने एट द सेम टाइम ये भी आइडेंटिफाई किया है कि कौन से वो टास्क हैं जो क्रिटिकल हैं बिजली की फराहमी के लिए और कौन से नॉन क्रिटिकल हैं, और नॉन क्रिटिकल को एट दिस पॉइंट इन टाइम अपने एम्प्लॉइज़ की हिफाजत के लिए, उनके हेल्थ के लिए हमने उनको लिमिट किया हुआ है। हमने एट दिस पॉइंट इन टाइम अपने IBCs को क्लोज किया हुआ है, और हमने अपने नॉन क्रिटिकल फंक्शंस को वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग ऑपरेशंस भी इंश्योर किए हैं। हमारी फील्ड टीम्स फुली इक्विप्ड हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ। उनको ग्लव्स, मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए गए हैं। वो फील्ड में काम कर रही हैं और हमें भी अंदाज़ा है कि ये कितना मुश्किल काम है, तो हम उनको फुली सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी जो ज़रूरियात हैं ऑन ग्राउंड हम इंश्योर कर रहे हैं कि वो मीट हों। उनको क्लियर डायरेक्टिव्स और ट्रेनिंग्स दी गई हैं कि किस तरह बचा जा सके। और हमारी पूरी कोशिश है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और ये आपकी तरफ से मैसेज आना था, आपको यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि हम एहसास करें उन लोगों का जो हमारी राहत के लिए, हमें इस अनइंटरप्टेड बिजली के सप्लाई के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ न्यू रियलिटी जिसमें हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है। ऐसा कोई भी चैलेंज हमारे सामने नहीं आया था। थोड़ी सी देर सवेर हो सकती है, उसके लिए दिल बड़ा करें, कंपैशनेट हों, एहसास दूसरों का भी रखें, और सबसे बढ़कर ये कि ये बहुत लंबी जंग है अभी, और हमें हिम्मत नहीं हारनी, अपने हौसलों को बुलंद रखना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। देख रहे हैं आप आज पाकिस्तान। हमारी इल्तिजा है आपसे कि एहतियाती तदाबीर को लाइटली ना लें। अभी ऑफलाइन भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि तमाम बुनियादी एहतियाती तदाबीर के बावजूद भी 100% हमारी सेफ्टी नहीं हो पाएगी, क्योंकि खुदा न खासा इतना छोटा सा माइक्रोब है। आप और मैं कोशिश कर सकते हैं, अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, और जो हमारे बस में है उसमें कोताही ना करें। और हमारे साथ इस वक्त सारिम बर्डी भाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। इनसे पूछेंगे जो गुफ्तगू हमारी चल रही है समाजी रवैयों की। सारिम भाई, आपका तो इतना लोगों से ताल्लुक रहता है, लिख कर, बोल कर, डांट कर, जोर ज़बरदस्ती से हर तरह से समझा रहे हैं। लोग हैं कि बाजी नहीं आ रहे, उनको लग रहा है छुट्टियां हैं, नाइट क्रिकेट भी चल रही है, आज भी सड़कों पर रश है, क्या करें? देखिए, मैंने काफ़ी पहले आपके प्रोग्राम में आना था, सिर्फ लेट इसलिए हुआ कि सड़क पे इस कदर रश था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इसमें पुलिस वाले बेचारे रोक रोक करके जो है ना लोगों को उतार रहे थे, वापसी भेज रहे थे, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो ये बड़ी एक तकलीफ दे चीज़ है कि हम इतनी एक जो आलमी वबा में, आलमी अजाब गए, मुश्किल गए, उसके अंदर भी हम पाकिस्तानी समझ ही नहीं पा रहे कि हम कर क्या रहे हैं और इसकी एंडिंग क्या है। फिर इसके बाद कहानी ख़त्म कहाँ होगी इसकी? एक भयानक अमल पे जाएगी ना। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं, एक ऐसी कौम के हिस्सा हैं हम कि जहाँ दुनिया से पोलियो ख़त्म हो गया। एक बड़ी मामूली सी चीज़ जो मुझसे आपको नहीं लगनी, आपसे उसको नहीं लगनी, वो जो बीमारी है हम वो आज तक नहीं ख़त्म कर पाए। हर साल नए केसेस हमारे यहाँ जन्म। ऐसी वबा जिससे बचने में इंसान परेशान हो गया कि मैं किस तरीके से बचूं। यानी अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि किन किन चीज़ों से बचेंगी आप, किस चीज़ से बचेंगी आप ग्रोसरी स्टोर जाएं, किसी स्टोर जाएं, इवन कपड़ा मार्केट जाएं कपड़ा खरीदने, तो 10 लोग थान खुलवा के अपने हाथों से चेक करते हैं, वही जाकर के आप पकड़ेंगे। ग्रोसरी स्टोर जाए हम उठा करके चेक करते हैं, फिर रख देते हैं, दूसरा आता उठा के तीसरा आकर के लेके चला जाता है। सेहत के किसी उसूल पे हमने आज तक पाबंदी नहीं की। एक तरफ नाला बह रहा होता है, कूड़े का एक ढेर रखा होता है, उसी के साथ आप ठेले पे देखेंगे रश लगा हुआ है, लोग खाना खा रहे हैं। लेकिन सारिम भाई, ये बात कहते हुए भी ना मुझे
मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि इसका लोग अपनी ही मतलब अखज़ करते हैं। वो कहते हैं जब कुछ होना ही नहीं है, जब ये ऐसे ही चलना है तो फिर हम एहतियात भी क्यों करें? एहतियात ज़रूरी है और अब वक्त है हमारे सीखने का। मैं समझता हूँ हो सकता है ये वबा हम पाकिस्तानियों के लिए आई हो कि हम कुछ समझ सके, हमें कुछ तो नहीं, सच बता रहा हूँ, हम तो इस कदर गंद के ऊपर चलने वाले लोग हैं। हमारी गली में कुत्ता मर जाता है, मरने के बाद वो वहीं सड़ जाता है, गल जाता है, उस मट्टी में खत्म हो जाता है, हम उठाते नहीं, हम ना उठाते हैं ना कोई आके उठाता है। अच्छा, और उसी ये कोने में पड़ा होता है, बच्चे वहीं पे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो हमें अब थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। देखें ये बीमारी, ये वायरसेस निकलते तो इन्हीं चीजों में से है ना, वो कब असरअंदाज हो ये किसी को नहीं पता होता। तो अगर हम वक्त पे थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो आगे हमें जरूर उसके फायदे होंगे। और अब मुझे नहीं पता मैं सही बात कह रहा हूँ या गलत, लेकिन सुन भी यही रहे, देख भी रहे हैं और अमली तौर पर समझ भी आती है। वैसे हम ढीठ जरूर हैं, इन चीजों ने हमें आदी भी बहुत कर दिया, जो आज हम इस वबा से उस तरीके से नहीं लिपट पाए जिस तरीके से होना था, ये समझ रहे थे। हेल्पलेस कर देने वाला वक्त है। यानी हम कहते थे ना, ये आप सही कह रहे हैं, हमारे माशरे के तवाज़ुन को वापस लाएगा। पहले जो अमीर इंसान था वो समझता था मैं मुल्क से बाहर जाके इलाज करा लूँगा, अगर खुद इख्तिदार में भी रहा तो हेल्थ केयर सिस्टम को बेहतर नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि पैसा बड़ा है जी, हम लंदन चले जाएंगे। अब मसला ये है कि तुम अमीर हो या गरीब हो, जहाँ हो वहीं के अस्पताल में इलाज होना पड़ेगा। मैं एक वीडियो फेसबुक पे देख रहा था, स्पेन था, ये पता नहीं कौन सा बाहर का मुल्क था, यकीन जाने बड़ा दुख हुआ देख करके। ऐसा लग रहा था जैसे आए दिन हम खास तौर पे लाहौर के अस्पताल नहीं दिखा रहे होते कि लोग बाहर जो है ना कमरों से बाहर लेटे हुए, जमीन पे लेटे हुए, गेट के पास लेटे हुए, उस तरीके से वीडियो थी। वो लोगों की ड्रिप लगी है, किसी की ऑक्सीजन लगी हुई है। इबरत का मकाम है हमें। चलें, अगर आपको लग रहा है ना कि एहतियात बड़ी मामूली सी चीज़ है, अगला मंजर सुनिए जो अभी हम पे वो नौबत अल्लाह ना करे आए। स्पेन में और इटली में जो इस मर्ज से मर जाते हैं, आपके प्यारों को, आपके रिश्तेदारों को आपके करीब आने की इजाज़त नहीं होती, आपका दीदार नहीं होता वहाँ पे। अब ये सहूलत आपको मैसर नहीं है कि आपका बाकायदा जनाजा पढ़ा जाएगा और आपकी तदफीन होगी। वो लाशें जिस तरह से उठा रहे हैं, जिस तादाद में वहाँ पे हम बात हो रही हैं, शहर से बाहर ले जाके उसको जलाया जाता है उन लाशों नहीं को। तो तकरीबन यहाँ भी इस अंदाज तक के तो हम आए हुए हैं, थैली में पैक करके दिया जा रहा है, खोल नहीं सकते आप, इवन उसको जो गुस्ल भी नहीं दे सकते आप। और सिर्फ 8-10 लोग जो घर के हैं या भाई बहन जो इर्द गिर्द के हैं वो लोग आ सकते हैं। ये जो 6 अमवात हुई हैं अभी तक, SHO को पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, SHO की यानी पुलिस की मौजूदगी के अंदर ये तदफीन होगी। है सही कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा किसी तौर पे कि गलत कर रहे हैं, बहुत अच्छा इक़दाम है और इसी तरह एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अल्लाह ना करे कि हमें अपने किसी प्यारे को या हमारे अपने करीबी किसी शख्स को हमें वो मनाजिर अपनी आंखों से, वो एक्सपीरियंस हमें करना पड़े, और उसके लिए एहतियात के अलावा आपके पास कोई हल नहीं। असल बात यही है कि आप ये सब चीज़ें देख के भी अगर एहतियात नहीं कर रहे तो आप सोचें तो सही, एक मुसलमान के लिए तो बड़ी तकलीफ दे बात है कि अगर बगैर गुस्ल और कफन के उसको तदफीन की जा रही है। इससे ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं है। आप मौत पे यकीन रखें, अल्लाह से इतनी दुआ कर लें, अल्लाह अगर इस वक्त आई है तो इसको थोड़ा सा आगे कर दे, थोड़ा सा कि कम से कम जब मैं तेरे पास आऊँ तो गुस्ल लेकर के और कफन के अंदर तो आऊँ ना मैं। तो हम लोग अगर ये जो कुछ कर रहे हैं, सड़कों के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, पतंगे उड़ा रहे हैं, सोचें कि जो आखिरी वक्त है, आखिरी अयाम, आखिरी लम्हे सलमा कितने मुश्किल हैं कि उस वक्त दिल चाहता है कि इंसान आखिरी दफ़ा अपने बहन भाई या भाई को या किसी करीबी को देख ले। अगर जो मरीज है वो अपने प्यारों से मिल भी नहीं सकता, कितनी दूरी, यानी इससे ज़्यादा कड़ी आजमाइश क्या होगी? मैं भी आपको बता रही थी, जैसे मैंने अपने बेटे को उसके दोस्तों के साथ एक ही घर के अंदर बंद किया, सिर्फ उसकी वजह ये थी कि कोई एक बहुत पढ़ा लिखा बच्चा ट्रैवल करके